जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम लोगों ने सब एज यूजुअल पढ़ना है एज अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ से लेकर रिमेंबर हिज वाइफ यहाँ तक बेटा जो पॉइंट्स हैं, जो इसकी समरी है, आइए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स कि चिप्स ने जो पहला पैराग्राफ है आज की हमारी डिस्कशन का, उसके अंदर बताया गया कि चिप्स ने मिसेस विकेट में बहुत ही आरामदेह जिंदगी गुजारी और फिर चिप्स के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डिस्कशन की गई है। उसको कोई परेशानी नहीं थी, उसकी पेंशन जो थी वो भी मुनासिब थी, कुछ इतनी रकम होती थी कि जो इसके अलावा वो महफूज कर सकता था, सेव भी उसने की हुई थी और वो जो कुछ भी चाहता था, जो चीज भी चाहता था उसको अफोर्ड कर सकता था। ठीक है, आइए अगले पॉइंट के जाने बढ़ते हैं। चिप्स का जो रूम था वो एक सादा अंदाज से लेकिन स्कूल मास्टर के ज़ौक के मुताबिक जो है वो फर्निश किया गया था, सजाया गया था। क्या क्या था उसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। किताबों का भी उसे बहुत ज्यादा शौक था, जिसके अंदर हिस्ट्री की किताबें थी, डिटेक्टिव नॉवेल्स थे और दूसरे आर्टिस्टिक और लिटरेरी राइटिंग थी। आर्टिस्टिक कहते हैं फन से मुतल्लिका, लिटरेरी कहते हैं अदब, अदबी राइटिंग्स। बाज दफा तो वो वर्जिल और जीनोफोन, वर्जिल जो है कौन था अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, रूमी शायर था, और जीनोफोन ये भी यूनानी एक फौजी था जो कि तारीखदान भी था और वो लिखा करता था, वो पढ़ा करता था। वो डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच जैसे जासूसी नॉवेल ज्यादा पसंद करता था और उसे शॉर्ट आर्टिकल्स बहुत पसंद थे जो कि टाइम्स अखबार के अंदर छपा करते थे। ये याद रखिएगा, इसको आपने भूलना नहीं है। ठीक है, सुन लीजिएगा। मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड के बहुत से कामों को परफॉर्म किया करता था रिटायरमेंट के बाद भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। चिप्स ने टीचर्स को भी चाय पर मदु किया करता था, स्टूडेंट्स को भी मदु करता था, वो हमने पीछे पढ़ा इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर। एक दफा चिप्स ने न्यू टीचर्स को चाय पर मदु किया तो जब वो गए तो उनमें से एक बंदे ने कमेंट किया कि ये एक बड़ा मखसूस किस्म का, खास किस्म का ये ना कवारा बंदा है, अगर ये कभी था तो। लेकिन असल बात तो ये थी कि चिप्स बिल्कुल भी कवारा नहीं था, उसकी शादी हुई थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इसके सिनोनिम्स को। जो सिनोनिम आते हैं इस सेक्शन में से, आइए देखते हैं जी। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है जनाब पुरसुकून जिंदगी गुजारना, पुरसुकून रहना। सीजनिंग कहते हैं जनाब मसाला डालना, जैसे कहते हैं ना ये जरा ना तड़का लगाओ इस चीज़ का, ये चीज़ जो है ना आप रूखा रूखा सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा तड़का होना चाहिए इंटरटेनमेंट का, तो सीजनिंग इट इज़ दिस। असाइडियस कहा जाता है जनाब जो पुरकठन हो, मुशक्कत से भरा हो, मुश्किल हो। टैग कहा जाता है जनाब असल में किसी जरबुल मिसल को, किसी के कॉल को, उसे टैग का नाम दिया जाता है। इसी तरह विंडलिंग कहा जाता है जवाल पजीर होता हुआ, जवाल पजीर होता हुआ। स्पाइडरी कहा जाता है जनाब बहुत ही छोटा, यानी बहुत ही पतला और टेढ़ा मेढ़ा, बहुत ही पतली और टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग थी उसकी, उसे स्पाइडरी कहा जाता है। लीजिबल पढ़ने के काबिल, यानी पढ़ी जा सकती थी। स्क्रिप्ट कहते हैं जनाब जो लिखाई होती है ना, लिखाई, उसे हम नाम देते हैं स्क्रिप्ट का। फस कहते हैं जोश। जी बेटा अब हम टेक्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं जी, सबकी अटेंशन। पहली बात तो याद रखें कि जो आपका ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको माइंड में रखना जरूरी है, जिनको अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात वो ये वाली है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़ है मेंटल पीस। ये है मेंटल पीस। जो अंगीठी चलाई जाती थी ना घरों में, उस अंगीठी के ऊपर जो ये लगाया जाता था, बार टाइप लगाई जाती थी, इसे नाम दिया जाता था मेंटल पीस का। तो ये क्या है? मेंटल पीस है। ठीक है, इसी तरह ये जो आपको इतना बड़ा ये ऊंची सी बिल्डिंग नजर आ रही है, इसे एक्रोपोलिस का नाम दिया जाता था। एक्रोपोलिस, ऊंचा शहर, ऊंची जगह, ऊंची इमारत, इसे एक्रोपोलिस कहा जाता था। ये इसलिए मैंने आपके सामने इसकी पिक्चर शो कर रहा हूं ताकि आपको पैराग्राफ अच्छे से समझ आ जाए। इसी तरह ये जो आपको खुली खुली जगह नजर आ रही है, इसे फोरम का नाम दिया जाता था। फोरम, फोरम। इसी तरह ये जो आपको नजर आई, इसे इन्हें बैलिज लेटर बोला जाता है। बैलिज लेटर, बैलिज लेटर, अदब से मुतल्लिक, लिटरेचर से मुतल्लिक कुछ लेटर्स जो हैं वो लिखे जाते थे और उन्हें बैलिज लेटर का नाम दिया जाता था जी। इसी तरह ये जो आपको नजर आ रहा है इसका नाम है वर्जिल। ये एक रूमी शायर था, इसको चिप्स पढ़ा करता था।
ये जो आपको नजर आ रहा है ये जीनोफोन है, इसको भी चिप्स पढ़ा करता था और ये एक रिटायर्ड फौजी था जो कि एक तारीखदान भी था और अदब से मुतल्लिका बहुत सी चीज़ें भी लिखा करता था। ये है जनाब हमारे पास डॉक्टर थॉर्नडाइक डिटेक्टिव, ये किरदार हैं, ये डॉक्टर थॉर्नडाइक और उसके बाद इंस्पेक्टर फ्रेंच, ये दोनों डिटेक्टिव नॉवल के किरदार थे। तो ये उनसे मुतल्लिक यहाँ पे ये डिस्कशन है। ठीक है जी, आइए अब हम विदाउट टाइम वेस्ट के टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अटेंशन सब लोगों की। जनाब टेक्स्ट आपके सामने कुछ यूँ रहा। A pleasant, placid life at Mrs. Wicket. He had no worries. His pension was adequate. Adequate कहते हैं मुनासिब. And there was a little money saved up besides. एक बहुत ही खुशगवार पुरअमन वाली जिंदगी वो मिसेस विकेट में गुजारता था। उसे कोई परेशानी नहीं थी, उसकी पेंशन भी मुनासिब थी और उसके अलावा भी उसने कुछ रकम जमा करके रखी थी। He could afford everything and anything he wanted. वो जो कुछ भी चाहता उसको अफोर्ड कर सकता था। His room was furnished simply and with school master taste. उसका जो कमरा था वो सजा हुआ था सादा अंदाज से मगर स्कूल मास्टर के ज़ौक़ के मुताबिक था। A few bookshelves and sporting trophies, a mantelpiece crowded with fixture cards and signed photographs of boys and men, a worn Turkey carpet, big easy chairs, pictures on the wall of the Acropolis and Forum. उसका जो कमरा था वो बहुत सादा अंदाज से स्कूल मास्टर के ज़ौक़ की तरह सजा हुआ था। कुछ किताबों के खाने भी थे और स्पोर्ट यानी स्पोर्ट के अंदर खेलों की ट्रॉफीज भी थी। एक मेंटल पीस था और मेंटल पीस के ऊपर फिक्सचर कार्ड्स थे। फिक्सचर कार्ड क्या होता है? जब एक डेट फिक्स कर दी जाती है मिलने की तो सबको लेटर भेजा जाता है कि यार जनाब ये फिक्स डेट है। वो कार्ड जो भेजा जाता है इसके ऊपर डेट भेजी जाती है तो उसे फिक्सचर कार्ड बोला जाता है। फिक्सचर कार्ड थे और लड़कों के और मर्द हजरात के फोटोग्राफ, साइंड फोटोग्राफ भी वहाँ पर थे। एक पुराना तुर्की का कालीन था, बड़ी आसान चेयर्स थीं, दीवार पर तस्वीरें थीं। कौन कौन सी? एक्रोपोलिस की और फोरम की। मैंने आपको बता दिया कि एक्रोपोलिस कहा जाता है ऊंची शहर को, ऊंची इमारत को। और इसी तरह फोरम जो है, फोरम खुली जगह को कहा जाता है और खुली जगह जो होती है वो उसको फोरम का नाम देते हैं। नियरली एवरीथिंग हैड कम आउट ऑफ हिज हाउस स्कूल Nearly everything had come out of his old schoolmaster's room in schoolhouse. The books were chiefly classical, for that had been his subject. There was, however, a seasoning of history and Ballet's letter. अगली बात करते हैं जनाब। हर चीज जो थी, जो भी वहां पे मौजूद था, वो जब स्कूल हाउस के अंदर यानी स्कूल का भी एक घर था जहां पे उसे रिहाइश दी गई थी, तो स्कूल मास्टर का चूंकि वो इंचार्ज था तो उस घर के अंदर, उसके कमरे के अंदर जितनी भी चीजें थी ना वो सारी की सारी वो लेके यहाँ पे आ गया था मिसेस विकेट में। उसमें तकरीबन सारी चीजें इस मिसेस विकेट के अंदर आ गई थी उस स्कूल हाउस में से, स्कूल मास्टर हाउस में से, जो उसको घर अलाउड था। स्कूल हाउस के अंदर एक घर अलाउड था, हाउस मास्टर्स रूम। द बुक्स, और जो बुक्स थी उसका क्या हिसाब था उसके भी पढ़ लेते हैं। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, फॉर दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट। देयर वाज होएवर अ सीजनिंग हिस्ट्री एंड बैलेस लेटर। जनाब उसकी जो किताबें थीं वो ज्यादातर क्लासिकी से ताल्लुक रखती थी। क्यों? क्योंकि यही तो उसका सब्जेक्ट था। ताहम कुछ तड़का लगाता था अपने ज़ौक़ के अंदर तारीख की किताबों के साथ और बैलेस लेटर के साथ। बैलेस लेटर ये एंटरटेनिंग लेटर्स होते हैं जो कि मैंने आपको पीछे शो भी किया पिक्चर्स के अंदर। There was also a bottom shelf piled up with cheap editions of detective novels. Chips enjoyed these. Sometimes he took down Virgil and Xenophon and read for a few moments, but he was soon back again with Dr. Thorndyke and Inspector French. जनाब नीचे भी एक शेल्फ थी और वो भरी पड़ी थी सस्ते एडिशंस के साथ डिटेक्टिव नॉवेल्स की, जासूसी नॉवेल्स की। चिप्स इन्हें बहुत ज़्यादा इनको पढ़ के महसूस हुआ करता था। कभी कभार वो विर्जिल को पढ़ लेता था या ज़ीनोफोन को पढ़ता था, और कुछ लम्हे के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन जल्द ही वो वापस डॉक्टर थॉर्नडाइक या इंस्पेक्टर फ्रेंच को पढ़ने की जानिब आ जाता था, जो कि मैंने आपको बताया कि जासूसी किरदार थे। He was not, despite his long years of assiduous teaching, a very profound classic scholar. Indeed, he thought of Latin and Greek far more as dead languages for which English gentlemen ought to know a few quotations
than as living tongues that had ever been spoken by living people. वो कहता था कि वो जिंदा जुबानें जिन्हें जिंदा लोग पढ़ते हैं उनसे भी ज्यादा मुर्दा जुबानें हो चुकी हैं। कौन सी? लातीनी और ग्रीक की जुबानें। कहते ये इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी हैं। और उससे पहले बड़ी अहम बात वो ये वाली कि वो अगरचे क्लासिकी नॉवल पढ़ा करता था, इतनी चीजें पढ़ता था, इसके बावजूद भी वो वैसा स्कॉलर नहीं बन सका या इतना ज्यादा माहिर नहीं बन सका जितना कि उसको बन जाना चाहिए था इन किताबों को पढ़ने के बाद। और वो समझता था कि ये जो लातीनी और ग्रीक जुबानें हैं ये जिंदा जुबानें, जिंदा बोली जाने वाली जुबानें और जिंदा लोगों की बोली जाने वाली जुबानों से भी ज्यादा मुर्दा हो चुकी हैं और इंसान को उनमें से बस कुछ कोटेशंस को ही याद कर लेना चाहिए, इसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह क्या था जनाब, ही लाइक्ड दो शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स इन द टाइम्स दैट इंट्रोड्यूस फ्यू टैग्स दैट ही रिकॉग्नाइज्ड टू बी अमंग द स्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल। अच्छा यहाँ पे ना कुछ बंदे कहते हैं नहीं जी ये विंडलिंग है, डी से, DWIND, ठीक है। कुछ कहते हैं स्विंडलिंग, स्विंडलिंग का मतलब होता है घूमना फिरना, और ड्विंडलिंग कहते हैं जवाल पजीर होते हुए, कम होते हुए, तादाद का कम होना। तो मेरा भी ये मानना है कि यहाँ पे डी आना चाहिए था, लेकिन आप इसको स्विंडल ही लिख लें, घूमने फिरने के मीनिंग में भी हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। Number of people who understood such things was to him a kind of secret and valued Freemasonry. It represented, he felt, one of the chief benefits to be derived from the classical education. जनाब वो टाइम्स अखबार के अंदर आने वाले उन चंद ज़रबुल मिसल को भी पहचान लेता था जो कि आप उसके दौर में उनको समझने वाले लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। और इसके पीछे कोई राज नहीं था, इसके पीछे कोई खास राज मुख्फी बात नहीं छुपी थी। हाँ, बात ये थी कि ये इनको इसलिए पहचान लेता था कि ये क्लासिकल एजुकेशन से बहुत ज्यादा शगफ रखता था और क्लासिकल एजुकेशन के बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट इसे ये मिला कि वो इन ज़रबुल मिसल को पहचान लेता था और समझ लेता था, ठीक है, जिनको बहुत से लोग समझ या पहचान नहीं सकते थे। ठीक है, आइए अब अगले पेज की जानिब आते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपनी बात को। So he lived at Mrs. Wicked with the quiet enjoyment of reading and talking and remembering an old man white-haired and only a little bald, still fairly active for his years, drinking tea, receiving callers, busying himself with corrections for the next editions of Brookfieldian Directory, writing his occasional letters in thin, spidery but very legible पढ़ी जा सकने वाली, और स्क्रिप्ट कहते हैं इबारत। बस वो मिसेस विकेट में रहता था और काफी ज्यादा वो महजूज होता था पढ़ने और बातें करने में और अपनी माजी के किस्से याद करने में। ये एक ऐसा बूढ़ा शख्स था जिसके सफेद बाल थे, थोड़ा सा गंजा था, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्र के लोगों से ज्यादा एक्टिव था। क्या करता था? चाय पीता था, बुलावे पर यानी लोग आते थे उनसे मुलाकात करता था, अपने आप को ब्रुकफील्ड की अगले एडिशन की डायरेक्टरी के अंदर लिखने में मसरूफ रखता था। वो कभी कभार कुछ अदब से मुतल्लिक कुछ बातें लिख देता था, कहीं लेटर्स, कभी कभार लेटर्स अदब से मुतल्लिक चीजें लिख दिया करता था अपनी पतली टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग से, लेकिन जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता था। He had new masters to tea as well as new boys. वो नए मास्टर्स के साथ साथ यानी नए बॉयज के साथ साथ नए मास्टर्स को भी चाय में बुलाया करता था। There were two of them that autumn term, and as they were leaving after their visit, one of them commented, "Quite a character, the old boy, isn't he? All that fuss about mixing the tea, a typical bachelor, if ever there was one." कहते हैं, और जब वो क्या करता था कि ऑटम टर्म में उसने कुछ टीचर्स को बुलाया था, तो दो जो टीचर्स थे वो जब जाने लगे उससे मुलाकात करने के बाद, तो उनमें से एक ने कमेंट किया, क्या कहा, यार एक बड़ा मजेदार किरदार है ये बूढ़ा लड़का बड़ा मजेदार किरदार है ना, इसका जो अंदाज है ना चाय को, जो इसकी एजिटेशन है, जो इसका जो जज्बाती अंदाज होता है चाय को मिक्स करने का, ओ यार ये बहुत ही ज्यादा मखसूस किस्म का कवारा बंदा है। अगर ये कभी था तो, कभी कवारा
था तो, which was oddly incorrect, जो कि सरासर गलत था। एक अजीब सी बात है, लेकिन याद रखें ये गलत था। चिप्स was not a bachelor at all, चिप्स बिल्कुल भी कवारा नहीं था। He had married, उसकी शादी हुई थी, though it was so long ago, अगरचे ये बहुत पुरानी बात है। None of the staff at Brookfield could remember his wife, स्टाफ में से भी कोई भी बीवी के बारे में याद नहीं कर सकता। ठीक है, आइए अब जल्दी से हम आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की जानिब और क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके नोट्स पे है वो कुछ इस तरह से है कि चिप्स की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपने बताना है कि वो कैसी। उसके ऊपर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके नोट्स में आप उसे देख सकते हैं। मिस्टर चिप्स वाज लीडिंग अ प्लेजेंट लाइफ, मिस्टर चिप्स एक शानदार या खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। ही हैड नो वरीज, उसे कोई परेशानी नहीं थी। हिज पेंशन वाज एडिक्वेट, उसकी पेंशन भी मुनासिब थी। एंड देयर वाज a little money saved at beside, और कुछ रकम थी जो उसने इसके अलावा भी इकट्ठी कर रखी थी। He could afford everything and anything he wanted, वो जो कुछ भी चाहता था, जैसा भी चाहता था, उसे अफोर्ड कर सकता था। रीडिंग टेस्ट क्या था जनाब मिस्टर चिप्स का, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिज कलेक्शन ऑफ बुक्स वाज चीफली क्लासिकल, उसकी जो किताबों की कलेक्शन थी वो खास तौर पर क्लासिकी थी। And it was because it was his subject, क्योंकि ये उसका मजमून था। He had taste for the books of history, detective novels and other artistic and literary writing. उसका ज़ौक था जनाब तारीख की किताबों में, जासूसी नॉवेल्स में और दूसरे फ़न और अदब से मुतल्लिक लिखारियों में, लिखने के अमल में। Sometimes he read Virgil and Xenophon, कभी कभी तो ये वर्जिल और जीनोफोन को पकड़ता था कुछ लम्हात के लिए। He also read Dr. Thorndike and Inspector French. वो डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच बड़े शौक से पढ़ा करता था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, चिप्स ने अपना टाइम रिटायरमेंट के बाद कैसे गुजारा। ये बात अब समझने वाली है, रिटायरमेंट के बाद ब्रुकफील्ड का वक्त कैसे उसने गुजारा, यानी ब्रुकफील्ड से मुतल्लिका भी उसने भी तो काम किया था ना, तो वो क्या था जरा ये बताएं जनाब। तो मिस्टर चिप्स वाज लीडिंग अ प्लेजेंट लाइफ, उसने एक बड़ी शानदार जिंदगी गुजारी। ही हैड नो वरीज, उसे कोई परेशानी नहीं थी। पेंशन वाज एडिक्वेट, उसकी पेंशन भी जो थी वो मुनासिब थी। एंड देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, और उसके अलावा उसने रकम भी कुछ जमा की थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग वांटेड, वो जो कुछ भी चाहता था उसको अफोर्ड कर सकता था। रीडिंग टेस्ट क्या था मिस्टर चिप्स का, अब इसके बारे में बात करनी है जनाब। हिज कलेक्शन ऑफ बुक्स वाज चीफली क्लासिकल बिकॉज, ये हमने पढ़ लिया हुआ, सॉरी ये तो हमने पढ़। नेक्स्ट बात अब हम करने जा रहे हैं बेटा वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सेक्शन में से आ चुके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितनी दफा आ गए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मिस्टर चिप्स के मिसेस विकेट का घर जो था उसकी कंडीशन कैसी थी जहां पर मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद रहता था, और चिप्स का रूम किस तरह डेकोरेट हुआ था ये आपने बताना। मैंने आपके सामने इसको डिस्कस कर चुका हूँ। चिप्स का रूम किस तरह से डेकोरेट किया गया था मिस्टर विकेट के अंदर, ये आपने डिस्कस करना है, हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसका अब आंसर नहीं पढ़ूंगा आपके सामने। इसी तरह जब ये जो क्वेश्चन आ रहा है 6 दफ़ा आपके पास आ रहा है, और ये वाला सवाल इसके अंदर अब ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि ये लिखा हुआ है कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी मिसेस विकेट में, और चिप्स की मेहमान नवाजी के बारे में आप क्या जानते हैं, चिप्स न्यू कमर को कैसे वेलकम करता था, या चिप्स अपना टाइम मिसेस विकेट में कैसे गुजारता था। ये तमाम सवाल ये 6 दफ़ा हमारे पास पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से आपने कवर करना। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ इसका आंसर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर चिप्स स्पेंट अ वेरी बिजी लाइफ एट मिसेस विकेट्स, उसने मिसेस विकेट में बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजारी। ही इनवाइटेड ऑल द न्यू बॉयज एंड टीचर्स एट स्कूल, वो न्यू बॉयज को टीचर्स को ही इनवाइटेड ऑल द न्यू बॉयज एंड टीचर्स एट हिज हाउस, वो तमाम नए लड़कों को टीचर्स को अपने घर मदऊ किया करता था। He offered them tea and cakes, वो उन्हें चाय और केक ऑफर करता था। And would never let the plates of his guests go empty, और अपने मेहमानों की प्लेटों को कभी खाली नहीं होने देता था।